हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 71वीं BPSSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेशन को डिस्कस करेंगे। यह जो सेशन होगा उसके अंतर्गत मुख्य रूप से परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, ISPC सेंटर द्वारा 71वीं BPSSC प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर से संबंधित एक बैच उपलब्ध करवाया गया है। इस बैच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैच के अंतर्गत विभिन्न पत्रिकाओं के शॉर्ट नोट्स को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें कि विजन IAS का जो मंथली मैगजीन आता है उसके भी शॉर्ट नोट्स को शामिल किया जाएगा। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का डिस्कशन के अंतर्गत पहला और महत्वपूर्ण सेक्शन है पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित, जिसके अंतर्गत ब्लैक बक सेंचुरी, या जो ब्लैक बक सेंचुरी है हाल ही में काफ़ी न्यूज में रहा है, तो इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है कि हाल ही में चर्चा में रहे ब्लैक बक सेंचुरी भारत के किस राज्य किस स्थान में अवस्थित है। तो यह जो ब्लैक बक सेंचुरी है वह प्रयागराज अर्थात पूर्व में जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो भारत के यूपी राज्य के प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद जिले में अवस्थित है। और यह जो ब्लैक बक सेंचुरी है वह उत्तर प्रदेश का एकमात्र काला हिरण का अभयारण्य है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। सपोज यदि स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछ लेता है कि ब्लैक बक सेंचुरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, और पहला स्टेटमेंट बनाता है कि यह यूपी के प्रयागराज जिला में अवस्थित है, और दूसरा स्टेटमेंट बनाता है कि यह यूपी का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो देखिए, यह जो यूपी का एकमात्र टाइगर रिजर्व नहीं बल्कि यूपी का एकमात्र काला हिरण अभयारण्य है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो वर्ष 2025 का जो थीम है वह ग्लेशियर संरक्षण। विश्व जल दिवस 2025 का थीम ग्लेशियर संरक्षण है। आप लोग इसे याद करते चलिए, नोट करते चलिए। विश्व जल दिवस 2025 का थीम है ग्लेशियर संरक्षण, जो कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो यदि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वह उड़ीसा के मयूरभंज जिला में अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिला में अवस्थित है, और इसे उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उड़ीसा सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और इसके साथ ही यह जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित हो गया। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वह उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही कि इसे वर्ष 1956 ईस्वी में वन जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ 1979 अर्थात 1979 ईस्वी में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में भी दर्जा प्रदान किया गया। अब सबसे बड़ी बात यह उत्पन्न होता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है मुख्य रूप से टाइगर के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत टाइगर का कंजर्वेशन, टाइगर का संरक्षण किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। और इस प्रोजेक्ट टाइगर को भारत सरकार द्वारा 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, लेकिन यह वर्ष 1973 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट है कि 1994 ईस्वी में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया। तो यह हो गया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है हीट वेव। देखिए, हीट वेव से संबंधित 68 का जब प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी तो उसमें हीट वेव से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो हीट वेव जो है वह सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि हीट वेव का तात्पर्य क्या है या हीट वेव किसे कहते हैं। तो जब किसी भी मैदानी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो उसे हीट वेव के रूप में जाना जाता है। सपोज एक उदाहरण से इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो पटना है वह बिहार के मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है, लेकिन जो उत्तराखंड के नैनीताल वगैरह जो क्षेत्र हैं वे सामान्यतः
पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित है। और यदि पटना का तापमान किसी भी दिन या किसी भी महीने में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है और नैनीताल का तापमान यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है तो माना जाएगा कि इन क्षेत्रों में या इन स्थानों पर हीट वेव की स्थिति देखने को मिल रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हीट वेव से संबंधित कई सारे जो ये अलर्ट हैं वो समय समय पर जारी किए जाते रहे हैं। तो इन अलर्ट को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ग्रीन अलर्ट जो है, ग्रीन अलर्ट का सामान्यतः यह तात्पर्य होता है कि उस क्षेत्र में की जो अवस्था है, भौगोलिक अवस्था है, वह सामान्य अवस्था की तरह ही विद्यमान है। लेकिन यदि येलो अलर्ट की हम लोग बात करें तो येलो अलर्ट का मतलब होता है कि जो तापमान की जो अवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि लोगों के मध्य जागरूकता प्रदान की जाती है येलो अलर्ट के माध्यम से। और ऑरेंज अलर्ट के माध्यम से ऐसा माना जाता है कि हीट वेव की गंभीर स्थिति देखने को मिलती है। और जब रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो वह जो स्थिति होती है अत्यंत गंभीर वाली स्थिति रेड अलर्ट के अंतर्गत जारी की जाती है। और जब रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया जाता है और लोगों को घरों में रहने की सलाह प्रदान की जाती है रेड अलर्ट के अंतर्गत। यदि ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं की तैयारी की जाती है, इसके साथ साथ जल वितरण कार्यविधि में कमी कर दी जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र वन जीव बोर्ड ने डीपीएस वेटलैंड को फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य वन जीव बोर्ड ने डीपीएस वेटलैंड को फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। अब यहाँ से देखिए, इससे दो प्रश्न बनने की संभावना है। पहला प्रश्न बनने की संभावना है कि यह जो डीपीएस वेटलैंड है वह भारत के किस राज्य में अवस्थित है। पहला प्रश्न बनने की संभावना है कि डीपीएस वेटलैंड भारत के किस राज्य में अवस्थित है। और दूसरा प्रश्न बनने की संभावना है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य वन जीव बोर्ड ने किसे फ्लेमिंगो कंजर्वेशन घोषित किया है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसे फ्लेमिंगो कंजर्वेशन घोषित किया है तो इसका आंसर होगा डीपीएस वेटलैंड को। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा डीपीएस वेटलैंड भारत के किस राज्य में अवस्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य से संबंधित। देखिए, तो हाल ही में अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय अर्थात नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने विश्व का सबसे छोटा पेसमेकर का निर्माण किया है। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह पेसमेकर क्या है। पेसमेकर संभवतः हृदय से संबंधित जब किसी भी व्यक्ति की बीमारी होती है तो ऐसी स्थिति में पेसमेकर का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से हार्ट में जो नस में जो ब्लॉकेज रहता है उसे खोला जाता है। तो वही है कि हाल ही में अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने विश्व का सबसे छोटा पेसमेकर का निर्माण किया है। और यह जो विश्व का सबसे छोटा पेसमेकर है, इस पेसमेकर को इंजेक्शन यानी कि सुई के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है। तो यह हो गया पहला और महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग या अर्थात भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई, भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई का निर्माण किया गया है। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समीर तथा सीडेक के सहयोग से भारत की पहली चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग अर्थात भारत की पहली एमआरआई का निर्माण किया है। और इस स्वदेशी एमआरआई को भारत के एम्स नई दिल्ली में पहली बार स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से स्वदेशी एमआरआई मशीन का निर्माण किया गया है और इसकी पहली बार जो तैनाती यानी कि पहली बार इसकी जो स्थापित किया जाएगा वह एम्स नई दिल्ली में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है आईएनएस अर्नाला। देखिए, आज ही यह न्यूज में आया है कि आईएनएस अर्नाला को कमीशन किया गया है भारतीय नौसेना में। तो वह है आईएनएस अर्नाला। यदि आईएनएस अर्नाला की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, यह जो आईएनएस अर्नाला है वह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत की पहली एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की पहली है जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। इसका जो निर्माण है वह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसका नामकरण महाराष्ट्र के बसई में अवस्थित ऐतिहासिक किला अर्नाला के नाम पर किया गया है। तो इससे 2-3 प्रश्न बनने की संभावना है। पहला तो यह बन सकता है कि भारत की पहली
एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का क्या नाम है? पहला यह बन सकता है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है INS अर्नाला। दूसरा यह बनने की संभावना है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो निर्माण है वह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और तीसरा यह बनने की संभावना है कि इसका नामकरण किस स्थान के नाम पर किया गया है, तो यह हो गया INS अर्नाला के संबंध में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है INS सूरत। देखिए यदि INS सूरत की बात करें तो जो INS सूरत है वह मुख्य रूप से विशाखापत्तनम श्रेणी के अंतर्गत निर्मित एक युद्धपोत है, जिसका कि निर्माण जो किया गया है वह प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत INS सूरत का निर्माण किया गया है। और यह जो INS सूरत है वह विशाखापत्तनम श्रेणी का युद्धपोत है। ध्यान दीजिएगा, INS सूरत भारतीय नौसेना का पहला ऐसा युद्धपोत है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एम्पावर्ड है, यानी कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्पावर्ड युद्धपोत वह है INS सूरत, जिसमें कि AI सक्षम युद्धपोत है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है गौरव। देखिए यह जो गौरव है वह मुख्य रूप से DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित ग्लाइड बम है। तो आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखिए कि गौरव क्या है, तो DRDO द्वारा विकसित ग्लाइड बम है। नेक्स्ट है INS तपस्या। जब मैं प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स को डिस्कस कर रहा था तो उसमें भी INS तपस्या के बारे में मैंने बताया था कि यह जो INS तपस्या है वह भारत का स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत के रूप में INS तपस्या का निर्माण किया गया है। इस INS तपस्या का निर्माण देखिए वर्ष 2016 ईस्वी में भारत एवं रूस ने 4 युद्धपोत का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अंतर्गत 4 युद्धपोत का निर्माण किया जाना था। और यह जो 4 युद्धपोत का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि 2 युद्धपोत का निर्माण रूस द्वारा और 2 युद्धपोत का निर्माण भारत द्वारा किया जाना था। भारत द्वारा जो 2 युद्धपोत का निर्माण किया जाना था उसके अंतर्गत जो पहला युद्धपोत था उसका नाम त्रिपुट है और दूसरा युद्धपोत उसका नाम तपस्या है। तो वही कह रहा है कि INS तपस्या भारत के स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत है, जिसे कि 2016 ईस्वी में भारत एवं रूस के मध्य जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। और भारत द्वारा इस समझौते के अंतर्गत 2 युद्धपोत का निर्माण किया जाना था, त्रिपुट और तपस्या। नेक्स्ट है ऑपरेशन क्लीन। तो पहलगांव में आतंकी हमला होने के उपरांत जम्मू एवं कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन क्लीन को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग। यदि हम लोग युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। नेक्स्ट है ऑपरेशन अटलांटा। यदि ऑपरेशन अटलांटा की बात करें तो हाल ही में यूरोपीय संघ की नौसेना ने भारतीय नौसेना के मध्य मिलकर ऑपरेशन अटलांटा प्रारंभ करने का प्रस्तावित किया है। ध्यान दीजिएगा, यह जो ऑपरेशन अटलांटा है वह अभी आयोजित हुआ नहीं है, बल्कि यूरोपीय संघ की नौसेना द्वारा भारतीय नौसेना को यह प्रस्ताव दिया गया है कि हम दोनों मिलकर ऑपरेशन अटलांटा नाम से एक युद्धाभ्यास को प्रारंभ करते हैं। यह जो ऑपरेशन अटलांटा है इसे ऐसा माना गया था कि मई 2025 के अंत में हिंद महासागरीय क्षेत्रों में इसे ऑपरेशन अटलांटा नाम से युद्धाभ्यास को आयोजित किया जाएगा, वही है ऑपरेशन अटलांटा। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास डस्ट लीक। यदि युद्धाभ्यास डस्ट लीक की बात करें तो यह मुख्य रूप से भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। और यह जो वर्ष 2025 ईस्वी में आयोजित किया गया है वह ऑपरेशन डस्ट लीक या युद्धाभ्यास डस्ट लीक का 6ठा संस्करण है। इसका आयोजन भारत के पुणे के औंध फायरिंग रेंज में किया गया। तो यह है युद्धाभ्यास डस्ट लीक। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास इंद्रब्रज। देखिए यह जो युद्धाभ्यास इंद्रब्रज है इसका आयोजन द्विवार्षिक रूप से भारत एवं रूस के मध्य किया जाता है। तो वर्ष 2025 ईस्वी में जो आयोजित किया गया वह 14वां संस्करण था और इसका आयोजन भारत के बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर युद्धाभ्यास इंद्र का आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी देश के साथ युद्धाभ्यास को पढ़ें तो ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 ही बातें का ज़्यादा विशेष फोकस करना है। पहला, किन देशों के मध्य इसका युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। दूसरा, इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। और तीसरा, यह जो युद्धाभ्यास है वह मुख्य रूप से कब प्रारंभ हुआ। युद्धाभ्यास के अंतर्गत इन्हीं तीनों का अध्ययन करना है।
नेक्स्ट है युद्धाभ्यास वरुणा 2025। तो यह जो युद्धाभ्यास वरुणा है यह मुख्य रूप से भारत एवं फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है और वर्ष 2025 ईस्वी में इसका आयोजन हिंद महासागर में आयोजित किया गया और इसे वर्ष 2001 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। तो यह है युद्धाभ्यास वरुणा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन प्रचंड प्रहार। तो ऑपरेशन प्रचंड प्रहार जो है मुख्य रूप से भारतीय सेनाओं द्वारा, यानी कि तीनों भारतीय सेना त्रिसेवा के रूप में इसे हम लोग जान सकते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से थल सेना, नौसेना और नेक्स्ट है वायुसेना। इन्हीं भारतीय सेनाओं द्वारा इस ऑपरेशन प्रचंड प्रहार का अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कमान के अंतर्गत त्रिसेवा एकीकृत बहु डोमेन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन प्रचंड प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। और ध्यान दीजिएगा यह जो छठा सेमीकंडक्टर प्लांट है इसका निर्माण मुख्य रूप से HCL और फॉक्सकॉन की साझेदारी से इसका निर्माण किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में 76,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है हैदराबाद स्थित गोल्ड सिक्का ने भारत में AI सक्षम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। और यह जो गोल्ड मेल्टिंग ATM है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसमें जो उपयोग किया जाएगा कि ATM से सोना की खरीद और जमा भी किया जा सकता है इस AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM के अंतर्गत। और इसका जो निर्माण किया है यानी कि इसका विकास किया है गोल्ड सिक्का नामक कंपनी ने। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत में ट्रेन में ATM लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारतीय ट्रेनों में ATM लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। और सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि किस ट्रेन में, तो पंचवटी एक्सप्रेस में हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ATM लगाने का कार्य किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट भारत के केरल राज्य में अवस्थित है, जिसका निर्माण अडानी पोर्ट्स एंड केरल की सेज द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में चर्चा में भी रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर केरल के विजिनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट पर आकर रुका था। मुश्किल से एक सप्ताह 7 से 8 दिन पहले का न्यूज़ है कि विश्व का सबसे बड़ा जो कंटेनर जहाज था वह केरल के विजिनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट पर आकर रुका था। इसी कारण यह काफ़ी न्यूज में या चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत का पहला और एशिया का पहला भी वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो निर्माण है वह रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा 700 करोड़ से इसका निर्माण किया गया है। तो इससे प्रश्न बनने की संभावना है कि भारत का पहला या एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में। नेक्स्ट है चीन और अमेरिका के बाद भारत पवन और सौर ऊर्जा का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। तो ध्यान दीजिएगा चीन और अमेरिका के बाद यानी कि पवन और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है भारत। तो यही कह रहा है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत पवन और सौर ऊर्जा का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। और यह जो है रिपोर्ट है वह ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट एम्बर द्वारा जारी किया गया है। अब यदि भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए वर्ष 2024 ईस्वी में जो कुल बिजली का उत्पादन भारत में हुआ उसमें स्वच्छ ऊर्जा का योगदान लगभग 22% रहा है। इसी रिपोर्ट के अनुसार यानी कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में कुल बिजली का उत्पादन में 22% स्वच्छ ऊर्जा का योगदान रहा है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा का योगदान 7% और पवन ऊर्जा का योगदान 3% रहा है। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करें तो वह अमरावती आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश की अमरावती विश्व का पहला
पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर बन गया है। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से जब दमन एवं दीव न्यूज में रहा था तो बीपीएससी ने उसे प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछ लिया था। तो इसी कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश की अमरावती विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर बन गया है। नेक्स्ट है, देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है। इससे संबंधित यदि अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं उसमें पहला स्थान पर राजस्थान है, जो कि 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाया है। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है, जो कि 270 रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है। तीसरा स्थान पर वेस्ट बंगाल है, जो कि 237 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाया है। नेक्स्ट है, रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। जो भारतीय रेलवे है वह वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो वर्ष 2030 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। जो वर्ष 2030 तक रेलवे ने 20 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है कि भारत वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि क्योंकि हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्मॉल रिएक्टर में विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसी कारण काफ़ी चर्चा में रहा है कि भारत जो है वह वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट फैक्ट्स की यदि बात किया जाए तो नेक्स्ट फैक्ट्स है कि हाल ही में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अब तक भारत के 14 भारतीय अभिलेख ऐसे हैं जिन्हें कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर दिया गया है। और यदि वर्तमान समय में कुल ऐसे अभिलेखों की बात करें तो वर्तमान समय में टोटल 570 ऐसे आलेख हैं विश्व भर में जिसे कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। और यह जो है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, इसे वर्ष 1992 ईस्वी में अर्थात 1992 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है रम्मान उत्सव। यदि हम लोग रम्मान उत्सव की बात करें तो रम्मान उत्सव का आयोजन उत्तराखंड के चमोली जिले में रम्मान उत्सव का आयोजन किया गया और यूनेस्को ने इसे वर्ष 2009 ईस्वी में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। तो सपोज यदि प्रश्न पूछा जाता है कि हाल ही में रम्मान चर्चा में रहा रम्मान उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। नेक्स्ट है जो कि कुछ प्रमुख जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स से संबंधित है। उसमें पहला है लांजिया सौरा जनजाति। यदि लांजिया सौरा जनजाति की बात करें तो वह है उड़ीसा। दूसरा है हक्की पिक्की जनजाति। हक्की पिक्की जनजाति है कर्नाटक में। और नेक्स्ट है मोरन जनजाति। तो यह जो मोरन जनजाति है वह असम एवं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, मोरन जनजाति। नेक्स्ट है कोकबोराक। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो कोकबोराक है वह कोकबोराक भाषा को हाल ही में 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। ध्यान दीजिए, कोकबोराक भाषा को हाल ही में 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। नेक्स्ट फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं कोकबोरोक भाषा के अंतर्गत ही। तो हाल ही में कोकबोरोक जो भाषा है उसे भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, यह जो कोकबोराक भाषा है वह भारत के त्रिपुरा राज्य में बोला जाता है। इसके साथ साथ त्रिपुरा राज्य के साथ साथ बांग्लादेश एवं म्यांमार में भी कोकबोराक भाषा को बोला जाता है। अब यदि हम लोग 8वीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं तो जब भारत में संविधान लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा को शामिल किया गया था। लेकिन समय समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें अन्य भाषाओं को भी शामिल किया गया। जैसे 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। उसी प्रकार से 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 ईस्वी में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, इसके साथ साथ केरल के कंडिप्या हस्तशिल्प को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ध्यान दीजिए, मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को तथा केरल के कंडिप्या हस्तशिल्प को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारत में पहला भारतीय बाइसन महोत्सव। तो हाल ही में उड़ीसा के देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन किया गया। ध्यान दीजिए, भारत में पहली बार भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में किया गया। नेक्स्ट है विश्व की पहली पूरी तरह एआई से बनी फिल्म कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व की पहली पूरी तरह जो एआई से बनी फिल्म है उसका नाम है लव यू। ध्यान दीजिए, पूरी तरह एआई से बनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित इस फिल्म का नाम है लव यू। इसे कन्नड़ भाषा में बनाया गया है, जो कि भारत द्वारा पहली बार बनाया गया। भारत द्वारा विश्व की पहली बार पूरी तरह से एआई से बनी फिल्म है जिसका नाम है लव यू। इसे कन्नड़ भाषा में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है कि ICAR के वैज्ञानिकों ने जीनोम संपादित चावल की 2 किस्में DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 विकसित की है। यानी कि कमला और पूसा नामक 2 जीनोम संपादित चावल की किस्में हाल ही में ICAR के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है प्रेस स्वतंत्रता महत्वपूर्ण रिपोर्ट यानी कि इंडेक्स। यदि महत्वपूर्ण रिपोर्ट और इंडेक्स की बात करते हैं तो पहला है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पहला है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। यदि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की हम लोग बात करें तो इस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया। इसके अंतर्गत भारत का जो स्थान है वह 180 देशों में भारत का स्थान 151वां है। यदि हम लोग टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहला स्थान पर नॉर्वे, दूसरा स्थान पर एस्टोनिया और तीसरा स्थान पर नीदरलैंड है। लेकिन यदि बॉटम 3 यानी कि लास्ट 3 कंट्रीज की बात करें तो 180वां स्थान पर इरिट्रिया है, 179वां स्थान पर नॉर्थ कोरिया है और 178वां स्थान पर चाइना है। इसमें देखिए भारत का जो रैंकिंग है वह निम्न रहने के कुछ 3 महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं, यानी कि 3 प्रमुख चिंता व्यक्त की गई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा भारत के संदर्भ में, जिसके कारण भारत की जो रैंकिंग है वह निम्न देखने को मिल रही है। पहला बताया गया है प्रेस से संबंधित हिंसा, दूसरा इसमें बताया गया है राजद्रोह कानून का दुरुपयोग और तीसरा इसमें बताया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप। यानी कि भारत सरकार द्वारा जो हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लगाए जाने की मात्रा में जो वृद्धि हुई है उसे एक प्रमुख चिंता के रूप में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट, जो कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट। यदि पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट की बात करें तो भारत के अनुसार इसमें 2011-12 से 2022-23 यानी कि पिछले 10 वर्षों में विश्व बैंक यह जो रिपोर्ट है वह अनुमान व्यक्त करता है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने 171 मिलियन लोगों को चरम निर्धनता यानी कि अत्यंत गंभीर की श्रेणी से बाहर निकाला है, 171 मिलियन लोगों को। इसके साथ साथ इसमें यह बताया गया है कि चरम निर्धनता दर है वह 16.2% से घटकर 2.3% पर आ गया है। यानी कि भारत में जो चरम निर्धनता दर वह 16.2% से घटकर 2.3% पर आ गया है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है वह पूर्व में यानी कि 2011-12 में 18.4% थी, वह 2022-23 में घटकर 2.8% पर आ गई है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों की यदि गरीबी दर की बात करें तो जो 2011-12 में 10.7% थी वह 2022-23 में घटकर 1.1% पर आ गई है। इसी की रिपोर्ट के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी व्यक्त किए हैं भारत के संदर्भ में, जो कि बताया गया है कि भारत की 65% जो अत्यंत निर्धन वर्ग है वह भारत के 5 राज्यों में रहता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश शामिल है। इन्हीं 5 राज्यों में भारत की 65% जो अत्यंत निर्धन वर्ग निवास करते हैं। और यह जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को बनाते समय भारत के 2011-12 के उपभोग व्यय सर्वेक्षण और 2022-23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण को आधार बनाया है।
नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। यदि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की बात करें तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 को 5 मापदंड को आधार बनाते हुए 4 स्तंभों पर इसे तैयार किया गया है, जिसमें कि पहला है पुलिस एवं जेल, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है विधिक सहायता और चौथा है SHRC का मूल्यांकन। इन्हीं 4 स्तंभों को आधार बनाते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की यदि बात किया जाए तो इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर आते हैं। लेकिन यदि छोटे राज्यों की श्रेणी की बात किया जाए तो छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान पर सिक्किम को रखा गया है। और इसी रिपोर्ट के आधार बनाते हुए यह व्यक्त किया गया है कि भारत में विधिक सहायता यानी कि नागरिकों को विधिक सहायता प्रदान करने पर भारत सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति मात्र 6 रुपये का खर्च किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति विधिक सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि व्यक्त किया जाए तो वर्ष 2000 से अब तक भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 70% तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में 61% की कमी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है कि हाल ही में म्यांमार में जो भूकंप आया, देखिए जब म्यांमार में 7.7 तीव्रता की भूकंप आया तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा बचाव एवं राहत कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है मरमरा सागर। यदि मरमरा सागर की हम लोग बात करते हैं तो जो मरमरा सागर है तुर्की के, ध्यान दीजिएगा, मरमरा सागर जो है वह टर्की पास अवस्थित है और यह मरमरा सागर टर्की के एशियाई एवं यूरोपीय भागों के मध्य अवस्थित है मरमरा सागर। यदि मरमरा सागर की हम लोग बात करें तो यह मुख्य रूप से यूरोप एवं एशिया के मध्य अवस्थित है, जो कि तुर्की के एशियाई और यूरोपीय भागों को अलग करता है। मरमरा सागर जो है वह काला सागर से बॉस्फोरस जल संधि और एजियन सागर से डार्डेनेल्स जल संधि द्वारा अलग होता है। तो मरमरा सागर के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट है कि जो मरमरा सागर है वह तुर्की के एशियाई एवं यूरोपीय भागों को अलग करता है तथा यूरोप एवं एशिया के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर काला सागर से बॉस्फोरस जल संधि और एजियन सागर से डार्डेनेल्स जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो ये सारे फैक्ट्स हो गया मरमरा सागर के संबंध में। नेक्स्ट है AI किरण। यह जो AI किरण है इसका निर्माण किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AI किरण का उपयोग का निर्माण किया गया है। और यह जो AI किरण है वह मुख्य रूप से बेरिक्स नाम का एक औद्योगिक समूह है जिसके द्वारा AI किरण का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है ई-सेहत ऐप। यदि ई-सेहत ऐप की बात करें तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ एवं पारदर्शी बनाने के लिए ई-सेहत ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है भू भारती पोर्टल। यदि भू भारती पोर्टल की बात करें तो हाल ही में तेलंगाना की सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है। और यह जो भू भारती पोर्टल है मुख्य रूप से वर्तमान समय में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तेलंगाना के 4 मंडलों में इसे प्रारंभ किया गया है या लॉन्च किया गया है, जिसमें पहला है खम, दूसरा है मुलुगु और तीसरा है कोडंगल और चौथा है कामारेड्डी। इन्हीं 4 मंडलों में हाल तेलंगाना की सरकार द्वारा भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। देखिए हाल ही में पूर्व राव प्रमुख आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है 92वें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में भूषण रामकृष्ण गवई BR गवई को नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान समय में भारत के 92वें CJI हैं। इसके साथ साथ ये पहले बौद्ध ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है 23वां विधि आयोग। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा 23वां विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ICAR का महानिदेशक हाल ही में मांगी लाल जाट को ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में पूर्व IFS यानी कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी निधि तिवारी को माननीय प्रधानमंत्री का निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है कार्डियल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। यदि कार्डियल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट की बात करें तो कार्डियल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ये रोमन कैथोलिक के 267वें पोप बने हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये पहले अमेरिकी व्यक्ति हैं जो कि रोमन कैथोलिक के पोप के रूप में नियुक्त हुए हैं। पोप लियो 14 के रूप में इन्हें जाना जाएगा, यानी कि इनका जो नया नाम दिया गया है वह है पोप लियो 14 है। नेक्स्ट है 2025 को विभिन्न वर्ष के रूप में भारत सरकार द्वारा मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में, इसके साथ साथ भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में, इसके साथ साथ ग्लेशियर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में और क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी वर्ष 2025 को मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स आप लोग को मैं बता दूं कि वर्ष 2025 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 ईस्वी का 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। और ये जो विनोद कुमार शुक्ल हैं छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे निवासी हैं विनोद कुमार शुक्ल जिन्हें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ल के संबंध में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है मूर्तिकार राम सुतार। मूर्तिकार राम सुतार को हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की यदि बात किया जाए तो ध्यान दीजिए, यह जो 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 है इसका आयोजन भारत के तेलंगाना में 10 से 31 मई 2025 के मध्य किया जाना था। और ध्यान दीजिए 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का भी आयोजन भारत के मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया था। तो यह हो गया 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता और 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, दोनों का जो आयोजन है वह भारत के मुंबई और तेलंगाना शहरों में किया गया। नेक्स्ट है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। और श्रीलंका सरकार द्वारा यह जो पुरस्कार है इसकी घोषणा वर्ष 2008 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। और यह जो पुरस्कार है वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो वह है एबेल पुरस्कार। ध्यान दीजिए, यह जो एबेल पुरस्कार है वह गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और एबेल पुरस्कार 2025 ईस्वी में मसाकी काशिबारा, यानी कि जापान के रहने वाले हैं मसाकी काशिबारा, उन्हें एबेल पुरस्कार 2025 ईस्वी का प्रदान किया गया। नेक्स्ट है सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट और आज का लास्ट है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। यदि स्टॉकहोम जल पुरस्कार की बात करें तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसचेल को प्रदान किया गया स्टॉकहोम जल पुरस्कार। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन था समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।